चलिए स्टार्ट करते हैं। तल्क सीरी बेतकल्लुफ, जिसको पीना आ गया, मैक सो उसको पीना तो क्या, जीना आ गया। अभी आप कह रहे थे ना हंसते हैं, हाँ यही पंक्ति है। फिर एक बार बोल रहे हैं, तल्क सीरी बेतकल्लुफ, जिसको पीना आ गया, मैक सो उसको पीना तो क्या, जीना आ गया। यानी समाज के जो लोग होते हैं ना, हमेशा लांछन लगाते हैं, और जिनको ये कला आ गई ना सहने की, सुनने की कला आ गई ना, तो ये समझ लीजिए उसे जीने की कला आ गई। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं भाग 5 संघ। कल हमने यही पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ लिया था? 75 आर्टिकल तक, आर्टिकल 75 तक, ठीक है। तो क्या एक बार रिवीजन करें? रिवीजन करते हैं। कल जो पढ़ा था हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। चलिए बताइए 63 आर्टिकल में क्या है? एक पद की व्यवस्था है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 आर्टिकल में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कौन? उपराष्ट्रपति। 65 में क्या है? रिक्ति की बात की गई है। कैसी रिक्ति? यानी यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। बात सही है। 66 आर्टिकल, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर? इसमें मनोनीत हो और चाहे निर्वाचित हो, सभी भाग लेते हैं। 66 हो गया। 67 आर्टिकल पदावधि कितने वर्ष की? 5 वर्ष की बात की गई है। 68 आर्टिकल फिर रिक्ति की बात। कैसी रिक्ति? जो 62 आर्टिकल में राष्ट्रपति की बात की गई है, वही 68 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। क्या है 62 और 68? 62 में यह कहा गया है यदि उपराष्ट्रपति पद त्याग कर देते हैं या कुछ भी स्थिति से अपने पद से हट जाते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर वह पद भर जाना चाहिए। यही बात आर्टिकल 68 में कही गई कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, अपना पद त्याग दे देते हैं या कुछ भी कारण से पद त्याग करते हैं, ठीक है, पद पे नहीं है कोई भी, तो 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। 68 आर्टिकल। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। 70 में क्या है? राष्ट्रपति जो भी है कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। अच्छा 70 हो गया। 71 आर्टिकल में इनके निर्वाचन में, किसके? दोनों की बात की गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई संशय है तो यह विवाद कहां जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर से देखा जाएगा और सही डिसीजन लिया जाएगा। ये 71 आर्टिकल। 72 आर्टिकल में राष्ट्रपति को शक्ति मिली है क्षमादान करने की, या किसी को भी अपराध के लिए सजा मिल गई है उसको कम करने के लिए, या पूरी तरीके से माफ करने के लिए, या मृत्यु दंड तक दे दिया गया है तो उसे भी क्षमा कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। बात क्लियर है? मात्र भारत में एक व्यक्ति है राष्ट्रपति जो पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं मृत्यु को भी। राज्यपाल के पास सभी शक्तियां हैं लेकिन सिर्फ मृत्यु को माफ नहीं कर सकते। मृत्यु अगर जिसको सुना दी गई है उसे नहीं, यानी मृत्यु का मतलब फांसी। फांसी की सजा अगर सुना दी गई है किसी व्यक्ति को, राज्यपाल माफ करने के योग्य नहीं है, वो नहीं माफ कर पाएंगे। बाकी और अपराध जो भी हैं, जो भी सजा है उसे कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। 72 हो गया। 73 में क्या है? संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति के विस्तार की बात की गई है। बात सही है ना? कहाँ है? हमने कहा अनुसूची 7 पढ़ा था, उसमें दिया है कि संघ की सूचियों में अपना कार्य करेंगे, साथ में समवर्ती में भी करेंगे। हो गया? बात क्लियर? ठीक है। 74 आर्टिकल में क्या है? मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी पद की व्यवस्था मंत्री परिषदों के लिए। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। 74। 75 आर्टिकल में
मंत्री परिषद की ही बात है कि यानी इनकी क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति महोदय करेंगे इनकी नियुक्ति, जितने भी मंत्री परिषद है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहां तक हो गया था। इसी में 75 आर्टिकल के तहत एक चीज है कि ये बताइए सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यानी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगर एक मंत्री ने कह दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं इन कारणों से, ये मान लिया जाएगा। अगर सामूहिक रूप से एक मंत्री ने कह दिया तो ये माना जाता कि सभी मंत्रियों ने कह दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये होता सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते लोकसभा के प्रति। बात क्लियर? अच्छा, ये किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं मंत्री परिषद? मंत्री परिषद के जितने लोग होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब, अच्छा मंदिर में जाते प्रसाद दिया जाता है, मंदिर में जाते प्रसाद मिलता है कि नहीं? ऐसे राष्ट्रपति जिसको चाहते प्रसाद देते हैं। तो ये जितने मंत्री होते हैं ना, सब राष्ट्रपति का प्रसाद है लिए होते। अगर राष्ट्रपति चाह लेना तो कभी भी हटा सकते, ऐसा माना गया है। हाँ बिल्कुल, मंत्री भी प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत होते हैं। कहीं भी वर्णन नहीं है राज्यपाल को हटाने का। याद रखिए, राज्यपाल को कैसे हटाया जाए, बिल्कुल नहीं। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद है ना, मिला हुआ है राज्यपाल को, तब तक कोई माई का लाल नहीं जो हटा दे उसे। अब रही बात राज्यपाल की, राज्यपाल कभी भी नियुक्त होता है, आगे पढ़ेंगे हम राज्यपाल के बारे में भी। राज्यपाल यदि किसी राज्य में नियुक्त होते हैं, नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अगर उन्होंने कह दिया भाई पूरे देश में कौन होता है? राष्ट्रपति हेड होता है। प्रत्येक राज्य में वो भ्रमण नहीं कर पाते, देख रेख नहीं कर पाते अकेले, तो वो हर एक राज्य में एक एक राज्यपाल नियुक्त कर देता है अपना प्रतिनिधि के रूप में, कि उसका खास व्यक्ति होता है। तो वो बताते हैं पूरी जानकारी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल, डायरेक्ट राष्ट्रपति के प्रति। जब उन्हीं का प्रसाद मिला हुआ है, जब तक वो चाहेंगे राष्ट्रपति तब तक वो राज्यपाल बने रहेंगे, और जब राष्ट्रपति चाह लेंगे तब हटा देंगे। क्लियर है बात? जिस राज्य में नियुक्ति होगी राज्यपाल की, वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने कहा कि जैसे हमारा ये यूपी है, ठीक है, और यूपी का ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए यूपी में, बिल्कुल है। राज्यपाल तो ठीक है, उनकी पूरी शक्तियों का यूज उनके घर वाले कर लेंगे और रिश्तेदार कर लेंगे। अभी आप लोग देखते नहीं है, हमारे सीएम एक बन गए तो बस ये समझ लीजिए कि उनके कास्ट का पूरे सब लोग सीएम बन गए, और हो जाता चुनाव कास्ट भाई, होता है ना। यही कारण है सत्ता से हटने का। जो अच्छी शख्सियत जो हुई है ना, सीएम बने, अच्छा कार्य किया, लेकिन वो से हटाया गया। क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए अगर सीएम कोई एक लोग बन गए तो ये समझ लीजिए उनके रिश्तेदार तो ठीक है मानते ही है, उनके कास्ट के जितने लोग होते हैं वो ये मान लेते कि बस हम ही तो सीएम हैं। वो तो कम मानते हैं, लेकिन उनके कास्ट वाले सब के सब मानने लगते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, ठीक है। तो राज्यपाल के पास शक्ति पता क्या? एक तो पहली बात, हमारे संविधान में हटाने की वो नहीं है कि हटा दें उसे। राष्ट्रपति का तो है 61 आर्टिकल महाभियोग लगेगा, लेकिन राज्यपाल का कहीं जिक्र नहीं है कैसे हटाएंगे। और ये भी है, जब तक राज्यपाल बना है उसे कोई सजा नहीं दे सकता। 10 नहीं, 50 नहीं, 100 मर्डर कर दें, किसी को भी तबाह कर दे, गांव का गांव उड़ा दे, लेकिन सजा नहीं हो सकती जब तक राज्यपाल है।
तो समझ लीजिए। और राज्यपाल पे हाथ किसका है? राष्ट्रपति का। तो जब बात ही, अब राज्यपाल का कोई हटा नहीं सकता, अगर राष्ट्रपति चाह लेंगे तो हटा देंगे बिना किसी कारण के, जब चाहे जब हटा दे। ये होता प्रसाद। क्लियर है? ऐसे मंत्रियों को कहा गया कि मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल डायरेक्ट 76 पे आते हैं। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी। ठीक, तो भारत का एक क्या होगा? महान्यायवादी होगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76 के तहत। कभी कभी ये इंग्लिश में आ जाता है और इसको महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ये जरूर याद कर लीजिए। ऐसे हिंदी में लिख के आएगा, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं महान्यायवादी को। भारत का एक क्या होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। और वो व्यक्ति जब नियुक्त करेंगे ना, तो उसमें योग्यता तो होनी चाहिए। अब कैसी योग्यता होनी चाहिए बताइए? कि किसी को भी बना दिया जाए? बताइए। नहीं, क्या चीज? तो ध्यान दीजिए, जिसमें जिस व्यक्ति में ये गुण हो कि वो उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के काबिल हो। मुख्य न्यायाधीश नहीं कह रहे, न्यायाधीश बनने के काबिल जो व्यक्ति होगा वही महान्यायवादी बन सकता है। बात क्लियर है? महान्यायवादी क्या कार्य करते हैं? महान्यायवादी वो कार्य करते हैं जो भारत सरकार के विधि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं। विधि का मतलब कानून, कानून से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ना, वो कौन संभालते हैं? महान्यायवादी। और भारत के किसी भी कोने में कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय हो, हर न्यायालय में सुनवाई करने का इसे अधिकार होता है। महान्यायवादी किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में जाकर वहां सुनवाई कर सकते हैं। इतनी पावर होती है इसमें। बात क्लियर है? अच्छा, महान्यायवादी जब इतनी पावर होती है तो इनकी वेतन भी होगा। सबसे बड़ी बात तो इन्हें सैलरी नहीं होती, वेतन नहीं होती। सब जैसे इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। क्या चीज? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक जानते हैं? हाँ, दिहाड़ी। हम एक दिन के लिए कार्य करने जाते हैं तो हमें 300 रुपये 400 रुपये पर डे मिलता है ना, ऐसे इन्हें दिया जाता है। आप जितना कार्य करेंगे ना उतने रुपए मिलेगा, इन्हें दिहाड़ी दी जाती है। वो एक अलग बात है कि इनके लिए दिहाड़ी के हिसाब से मंथली रुपए फिक्स कर देते हैं कि इतने रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इनको कहा जाता, सैलरी नहीं कहा जाता, वेतन नहीं मिलता, इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। और इस वजह से ये साइड में भी अपना काम करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं कि ऊपरी कमाई हो जाए। 5 साल कितने साल के लिए होते हैं? 6 साल के लिए होते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। और ज्यादा से ज्यादा एज कितनी? 65 वर्ष तक। जो पहले हो जाएगा हटा दिया जाएगा। 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हटा दिया जाएगा, और ये 65 वर्ष हो रहे हैं तो हटा दिया जाएगा। बात क्लियर है? हम इतने चीजें बता दिया महान्यायवादी के बारे में। बस ये समझ लीजिए कि इतने से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, जितने चीजें हमने बता दी। ये है महान्यायवादी। आर्टिकल 76। आर्टिकल 77 में क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, जो भी कार्य होते हैं ना भारत सरकार के, जितने भी कार्य होते हैं, आर्टिकल 77 में कह दिया गया है कि जो भी कार्य होंगे ना वो सभी के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सभी के सभी कार्य किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम से। प्रधानमंत्री हो या कोई भी जाते हैं ना, जब विदेश से समझौते करते हैं ना, तो किसके नाम पर?
राष्ट्रपति महोदय के नाम पर सभी के सभी कार्य होते हैं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी गए हैं तो अपने नाम से समझौता कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पर स्पष्ट है राष्ट्रपति के नाम पर होता है सब कार्य। क्लियर है? ये हो गया। तो सभी के सभी कार्य जितने भी होते हैं महत्वपूर्ण कार्य, विदेशों से जो भी संधियां होती हैं, जो भी, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो फिर ठीक है, आर्टिकल 77 खत्म होता है। अब आर्टिकल 78 पे आते हैं। बताइए आर्टिकल 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे राष्ट्रपति को बता करता है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझिए, जो हम बोल रहे हैं वही विस्तार है। हमने कहा आर्टिकल 78 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अगर प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं ना, तो उसकी जानकारी किसको होनी चाहिए? राष्ट्रपति को होनी चाहिए। और ये उनका कर्तव्य बनता है कि बताएं राष्ट्रपति को। अभी आर्टिकल 77 में हमने कहा कि सभी कार्य किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जब सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य या मंत्रिपरिषद का कर्तव्य बनता है ना कि बताएं किसे? राष्ट्रपति को कि हम ये कार्य करके आए, ये समझौता करके आए, ये संधि करके आए। तो ये फर्ज बनता है किसका? मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री का। क्लियर है? इसी में कहा गया 78 आर्टिकल में, यदि प्रधानमंत्री कोई ऐसी गुप्त बात रख रहे हैं, अपनी मंत्रिपरिषद को नहीं बता रहे, तो राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं, उन्हें बताएंगे। जैसे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति तो जब चाहेंगे जब पूछेंगे प्रधानमंत्री से, बताइए अभी क्या हुआ, कुछ बात हुई, आप यहां गए तो क्या क्या बातें हुई, तो जानकारी लेने का हक है कि नहीं? वो लेंगे। और प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होता है, मंत्रिपरिषद का कर्तव्य होता है कि वो बताएं। अब बताना पड़ेगा। जब बता देंगे, पता चला गुप्त रूप से प्रधानमंत्री बात करके आए, ठीक है, डिसीजन ले लिया, अब मंत्रिपरिषद को पता नहीं, तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि भाई अपनी बात मंत्रिपरिषद में भी रखिए, मंत्रिपरिषद को भी बताइए, अवगत कराइए उन्हें। बात क्लियर है? और जब कहेंगे तो रखेंगे प्रधानमंत्री। क्लियर है? इस प्रकार से आर्टिकल आपका 78 भी समाप्त होता है। और अब आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, संसद। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद। और संसद में हम देखेंगे अब आर्टिकल 79। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं संसद। ठीक है, संसद पे आते हैं और आर्टिकल 79। बताइए 79 में क्या कहा गया है? संसद का गठन। ठीक, संसद का गठन आर्टिकल 79 में कहा गया है कि एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे। संसद के कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। और कौन कौन से अंग होंगे? पहला है राज्यसभा, बताइए। दूसरा लोकसभा होगा, ठीक है, यह लोकसभा होगी, ठीक। और तीसरा राष्ट्रपति भी होंगे, ठीक है। तो 3 लोगों से मिलकर बनती है हमारी संसद। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कहा गया है कि ये संसद का क्या होता है? ये अभिन्न अंग माना जाता है। अभिन्न समझ रहे हैं क्या होता है? जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति अभिन्न अंग होते हैं संसद के, और संसद के ये 3 अंग हो गए। बात क्लियर है? बस इतनी सी बात कही गई है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा की बात की गई है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है, ठीक है। राज्यसभा की संरचना
अब बताइए इसमें क्या है। अगर विस्तार करने की बात करें, हमने कहा था कल कि हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे राज्यसभा को। आप क्या समझते हैं राज्यसभा से? राज्यसभा में कुल कितनी सीटें? 250 सीटें हैं। वर्तमान में 245 हैं। वर्तमान में जो भरी हुई हैं 245 हैं, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान है कि 250 सीटों का। अभी भरी नहीं है, भर जाएंगी। जब वो चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, 250 तक हो सकते, 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते अभी फिलहाल। उसकी भी बात करेंगे कि और क्यों नहीं ज़्यादा हो सकती, वो उसका भी प्रावधान है, बताते हैं आगे। ठीक है, विधायक जाएगा राज्यसभा में? नहीं, लोकसभा में सांसद कहाँ जाते हैं? ये सांसद ही तो होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में सांसद? हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा राज्यसभा में 238 प्लस 12 होते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुल टोटल हम 250 का हिसाब दे रहे, कैसे होते हैं? 238 सदस्य कहां से आते हैं? ये 238 सदस्य जो है ना, ये आते हैं राज्य एवं केंद्र शासित। जो हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य और केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनसे 238 आते हैं सदस्य, ठीक है, लिए जाते हैं। और 12 ये 12 जो हैं तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो है ना, तो ये क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्लियर है? और भारत के 12 लोग किन्हीं 12 लोगों को राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो रख सकते हैं राज्यसभा में। क्लियर है बात? लेकिन 12 लोग कैसे होने चाहिए? हमने कहा 12 लोग ऐसे होने चाहिए कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 4 क्षेत्रों से आएंगे और उन 4 क्षेत्रों के ये विशेषज्ञ होने चाहिए। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमने कहा पहला है साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला के क्षेत्र में, और चौथा समाज सेवा। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र होते हैं। साहित्य में कोई विशेषज्ञ है तो उसे ले सकते हैं, विज्ञान में कोई विशेषज्ञ है तो राष्ट्रपति उसे ले सकते हैं, कला में कोई व्यक्ति निपुण है, विशेषज्ञ है, उसे ले सकते हैं, समाज सेवा में कोई निपुण है तो उसे ले सकते हैं। क्लियर है? 4 क्षेत्रों से ये 12 व्यक्ति आते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 238 सदस्यों की। 238 सदस्य कहां से आते हैं? राज्य और केंद्र शासित से। और किस प्रकार से आते हैं? ये आते हैं अनुपातिक प्रणाली से आते हैं। जैसे विधानसभा में चुनाव होता है, जब विधानसभा में चुनाव होता है ना, जैसे अपना यूपी में चुनाव चल रहा है, यहां से जो सीटें जितनी निकालेंगे विधानसभा में, क्लियर है, विधानसभा में जैसे यहां से सीटें निकलेंगी, उसी आधार पर उसी अनुपात में इन लोगों के व्यक्ति जाएंगे। हमने कहा कि जैसे इस यूपी के चुनाव में सपा, भाजपा और बीएसपी और आपकी कांग्रेस और अन्य पार्टी, सभी पार्टियां है ना, मान के चलिए भाजपा हो गई, ठीक है, भाजपा की कितनी सीटें, मान के चलिए पिछली बार जो है ना 300 से ऊपर सीटें पाई थी, ठीक है, लेकिन एक हम अनुमान लगाते हैं कि इस बार मान के चलिए कि 100 सीटें ये पा जाएंगी। अच्छा, भाजपा, सपा की बात करते हैं, सपा भी 100 सीटें पा जाएंगी। और बीएसपी यानी
बसपा भी है, कितनी सीटें, 100 सीटें पा जाएंगी। ठीक है, किसी को कम ज़्यादा नहीं कर रहे अभी फिलहाल। ठीक है, और अन्य जो पार्टियां हैं, कांग्रेस भी तो लिख दें, हाँ, और इसके भी 100 सीटें हैं। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, सब पार्टी के लोग होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अन्य, इसके बाद अन्य होंगे और अन्य भी कुछ पाएंगे। कुल कितनी सीटें हैं, 400। यूपी में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, विधानसभा की अभी जो चुनाव हो रहा कितनी सीटों पर हो रहा है, 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं विधानसभा में जो विधायकों का चुनाव हो रहा है। वो बताते हैं, वो तो ये चीज है, वो तो ये चीज है। जो 31 लोग, जो 31 लोग आएंगे ना, वो 31 लोग कौन जाएंगे राज्यसभा में, उसकी बात हम कर रहे हैं। राज्यसभा में यूपी से कितने लोग जाते हैं, 31 लोग निर्धारित है, 31 ही जाएंगे। तो वो 31 लोग कौन होंगे, हमने कहा ये वही है, हम भेज रहे हैं 31 लोगों को। तो जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो इन्होंने ऐसी सीटें पाई। क्लियर है, जब ऐसी सीट पाएंगे तो ये देखिए इनका अनुपात क्या बनेगा, इसमें ऐसा होगा 1:1:1 इनका होगा। तो यानी एक लोग, अगर एक ये भेजेगा तो एक ये भेजेगा, एक ये भेजेगा तो एक ये भेजेगा, इनका तो पॉइंटों में आ जाएगा। हमने कहा अब बात करते हैं कि मान के चलिए कि इनको मिल गई 300 सीटें, इनको मिल गई 50 सीटें, इनको मिल गई 40 सीटें, इनको मिल गई 10 सीटें। ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, सही तो है। ठीक है, और अन्य हो गई ना, अभी अन्य हो गई। ठीक है ना, तो अनुपात क्या बनेगा, पहले अनुपात देख लीजिए, 0 0 कट जाएगा ना, तो इस प्रकार से 30 5 35 4 39 से 40 का हिसाब हो गया। तो 40 यूनिट बराबर सीधे कर देंगे कितना, 31। 1 यूनिट बराबर 31/40, तो 30 यूनिट का मान 30 का गुणा कर देंगे मैथ की दृष्टि से, तो 30 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, उतने सदस्यों को ये भाजपा भेजेगी जिन्हें भेजना होगा। और उसी हिसाब से जो 5 यूनिट का मान होगा वो सपा भेजेगी कितने भेजना है, और उसी हिसाब से 4 यूनिट का जितना निकल के आएगा वो बसपा भेजेगी। और इस प्रकार से राज्यसभा में 31 सीटें भर जाएंगी। क्या आप विधानसभा में ऐसा नहीं है कि सपा की सीटें नहीं निकलेंगी, भाजपा की सीटें नहीं निकलेंगी, अनुपातिक रूप जिसकी ज्यादा सीटें यहाँ विधानसभा में निकलेंगी ना, वो उसके ज्यादा लोग राज्यसभा में जाएंगे। ये अनुपातिक रूल होता है, अनुपातिक दृष्टि से देखा जाता है। भाजपा जीत गई 3 सीट जीती जाएगी, जैसे 50 सीट सपा को मिली है, 40 बसपा को, इनकी भी मतलब 50, इनका अनुपात बना लेंगे। जैसे 31 जाना है यूपी से, 31 जाना है ना, अभी नहीं हिसाब करे दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी बिल्कुल हिसाब करे दे रहे हैं। ये 150 हो गए, 15 हो गए, 1 0 कट जाएगा, 15 हो गए। हमने कहा 100 हो गए, तो 1 0 तो 10 15 10 25 का हिसाब हो गया। फिर इसके बाद 90 हो गए, हमने कहा 1 0 कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 25 9 ज्यादा हो रहे हैं ना, अभी ज्यादा हो रहे हैं। तो हमने कहा कितने बचे, 25 6 बचे ना, 60। बस मान के चलिए ऐसा अनुपात आया इनका, काट पीट देंगे तो क्या अनुपात बनेगा, अगर भाजपा के 15 तो सपा के 10 और बसपा के 6 हो गए ना 31। तो 15 लोग ये भेजेंगे और 10 लोग सपा वाले भेजेंगे, बसपा के 6 लोग भेज देंगे अपने व्यक्ति जिनको चाहेंगे। जाएंगे 31 ही, हाँ जाएंगे, मात्र 31 जाना है यूपी से। ये नहीं कि भाजपा पूरी जीत गई तो भाजपा पूरे 31 भेज देगी। अगर पूरी 403 सीटों पर भाजपा जीत गई तो पूरे 31 के 31 सीटें भाजपा भेजेगी। क्लियर है बात, लेकिन 31 कैसे भेजेगी,
आप तो ये समझिए, क्या प्रत्येक वर्ष ऐसा होता? प्रत्येक 2 साल में कितने लोग जाते हैं? 1/3 ही तो बाहर निकलते, 1/3 भेजते। सबके सब थोड़ा बाहर हो जाएंगे कि हर साल 31 जाते हैं, 6 वर्ष के लिए जाते हैं। ये चीजें चलिए, तो इस प्रकार से ये यहां से भेजे जाते हैं। एक चीज याद रख लीजिए, ये बात जो कही गई है ना 238 की बात, ये जो भेजे जाते हैं, हमने पढ़ाया चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में यह कहा था कि राज्यसभा में सीटों की आवंटन की बात हुई थी। प्रत्येक राज्य से कितनी सीटें जाएंगी राज्यसभा में, यह चौथी अनुसूची में पढ़ाया था। सही है ना? तो यूपी से कितने लोग जाएंगे? 31 जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा में जाते हैं व्यक्ति, वो 31 लोग जाते हैं, बाकी इससे कम हर राज्य से जाते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। और एक चीज, यहां पर राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, वो कितने दिन का होता है? ठीक है। राज्यसभा कभी विघटन नहीं हो सकती, ना भंग हो सकती, हमेशा बनी रहेगी राज्यसभा। इसका कार्यकाल अनलिमिटेड है, अनिश्चित है। ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो इनकी बात चल रही है ना, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए ये जाते हैं। और इसके बाद और एक प्रावधान है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोग क्या होते हैं? वहां से निकाले जाते हैं। और 1/3 जब निकाले जाते हैं तो उसकी जगह 1/3 भरे जाते हैं प्रत्येक 2 साल में। बात क्लियर है? यानी 3 में 1 क्या होते हैं, उससे निकाले जाते हैं और 2 हमेशा बने ही रहते हैं, हमेशा। इस वजह से ये कभी विघटन और भंग नहीं होती। जी, जैसे 3 निकालते हैं तो किसी को भी निकालते हैं, एक साल पूरी जाएगी। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 लोगों का 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। तो वो निकल जाएंगे, जो जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया, उनकी जगह नए आ जाएंगे। ठीक है। और यही सदस्य जो होते हैं, हमने कहा 64 आर्टिकल के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और इन सदस्यों में 250 में उपराष्ट्रपति का स्थान नहीं है। ये 250 होते हैं ना सदस्य, इनमें से उपराष्ट्रपति नहीं होता। इस वजह से राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन मुखिया उपराष्ट्रपति ही होता है। बात क्लियर है? ये बात हो गई किसकी? राज्यसभा के बारे में। हमने कहा राज्यसभा का विस्तार से पढ़ाते हैं और यही है विस्तार राज्यसभा का। अब आते हैं लोकसभा पे। आर्टिकल 80 है राज्यसभा के बारे में और आर्टिकल 81 है लोकसभा के बारे में। तो अब आते हैं लोकसभा के बारे में। अब देखिए, राष्ट्रपति पहले ही पढ़ चुके हैं। जो संसद के 3 अंग है ना, 3 अंग में से देखिए हमने राष्ट्रपति पहले ही पढ़ लिया था और इसके बाद राज्यसभा भी पढ़ लिया। अब बचा क्या? लोकसभा। आर्टिकल 81 में दिया है लोकसभा। लोकसभा की संरचना की बात की गई है, कैसे बनती है? तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य? 550 ही हैं। अब तो दिमाग में बैठा लीजिए 550 हैं। 2 एंग्लो इंडियन हो जाते थे तो अधिकतम सीटें 552 हो जाती थी। अभी संशोधन हुआ। कौन सा नंबर का संशोधन? 104 नंबर का संविधान संशोधन अभी हाल ही में हुआ। और हाँ, तो अभी हाल ही में जब हुआ 104 नंबर का संविधान संशोधन, तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया और इस प्रकार से लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो गई? 550 हैं। 550 का हिसाब देते हैं। 530 प्लस 20 हो गए 550।
530 कहां से आते हैं? ये राज्यों से आते हैं, ठीक है। और 20 सदस्य कहां से आते हैं? ये केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। क्लियर है? वर्तमान में क्या 550 सीटें हैं? ये तो हमारे संविधान में प्रावधान है 550 का। वर्तमान में कितनी हैं? 545 सीटें भरी हुई हैं, अभी 5 सीटें नहीं हैं। क्लियर है बात? ठीक। हमने कहा ये बताइए तो 550 में से 530 कहां से आती हैं? राज्यों से आती हैं, ठीक है। 530 राज्यों से आती है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। बात क्लियर है? ठीक है। राज्यों में भी ये कह दिया गया कि कैसे जाते हैं। हमने कहा इनका क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं। जो जीतते हैं तो पहुंचते हैं, जो जीतेंगे तो पहुंचेंगे लोकसभा में। अभी सांसदी का चुनाव नहीं होता तो संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को तो सांसद बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, इसमें जो सांसद होता है, सांसद कितने एरिया के लिए होता है? ये आपको पता है क्या? सांसद की जो एक सीट होगी, हाँ, तो दोनों को मिलाकर तो लगभग ऐसा कहा गया, ये निश्चित कर दिया गया है कि इतने एरिया पे एक सांसद होगा। बड़ा है, बिल्कुल है। विधानसभा कम जनसंख्या में एक विधायक बनाया जाता है। ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो एक निश्चित ले लिया गया है, जैसे 10 लाख की जनसंख्या हो जाएगी तो एक सीट का निर्धारण, हाँ बिल्कुल है, एक बनते हैं। और कहीं कहीं इलाहाबाद में देख लीजिए, मात्र एक जिला है इलाहाबाद और उसमें 7 सांसद बनते हैं। एक जिला इलाहाबाद, उसमें 7 सांसद। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, इनमें तो दोनों को मिलाकर एक बनता है। ये नहीं कि महोबा जिले गए एक बन जाए, नहीं बन पाते, जनसंख्या नहीं है। नहीं, जनसंख्या भी मायने रखती है ना। और एक चीज और कह दी गई है ना कि 1971 के, अभी आप देखेंगे आगे 83 आर्टिकल जब पढ़ेंगे, 82 आर्टिकल अभी पढ़ेंगे, जनगणना से संबंधित है कि देखिए 1971 की जनगणना को आधार लिया गया है और उसी हिसाब से हमने निर्धारण कर दिया गया कि कहाँ कितनी सीटें होंगी। उसी आधार से चलेंगे। कब तक? 2026 तक चलेंगे। 2026 से पहले कहीं भी एक सीट नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर है? 2026 तक यही निर्धारित रहेंगी सीटें, इतनी ही। ये बात कह दी गई है, ठीक है। और भी कहा गया है, ये जो अभी कुछ सीटें खाली हैं ना, ऐसा कहा गया है कि कहीं भी अगर सीट करना है तो किसी भी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 लाख। ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर 60 लाख से कम जनसंख्या किसी राज्य की, वहां लोकसभा की सीटें नहीं होंगी, ठीक है। राज्य में कम से कम 60 लाख से ऊपर आबादी होनी चाहिए। कहाँ? यूपी में पहुंच गई है 25 करोड़, जनसंख्या 25 करोड़ है, ठीक है। तो आगे बढ़े। आर्टिकल 81 कि टाइम हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक।